तो आगे हम बात करते हैं इसकी कंप्लीटली कि ये हो गया आवृत कंड, अनावृत कंड। ठीक है, तो अनावृत किसे कहेंगे? जिसमें सिल्वर कलर का एक है ना चांदी का सा परत बन जाती है और उस परत के अंदर फिर बीज बनते हैं। ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा दिन वो टिकती नहीं है, फट जाती है फटाफट से। ठीक है, और आवृत का मतलब है कि अंडाशय की भित्ति के अंदर ही ढके रहेंगे, मतलब जब तक भित्ति अंडाशय की नहीं गलेगी तब तक ये बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसका तो कई बार पता भी नहीं चल पाता है कि रोग है भी या नहीं। लेकिन एक बात है, ये जहां पर इसका अटैक होगा ना वो बाली अलग ही बड़ी सी दिखाई देगी, ऊंची सी उठी हुई और फैली हुई। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि ये रोग हो गया। इसको कोई झाड़ने से फायदा नहीं, क्योंकि इसको झड़ाने से बाहर जैसे इसको फटकेंगे तो उसमें से काला काला चूरन निकलने वाला है। ठीक है, तो उस रोग से बचाव होना जरूरी होता है। अब बात करते कि आगे जाएगा कैसे और अपनी जिंदगी चलाएगा कैसे। ठीक है, यानी कि इसका लाइफ साइकिल। ठीक, तो अब लाइफ साइकिल की बात करें तो उसमें क्या है, देखो भाई, हर कवक का अपना आवाज, तो कवक के बारे में ये है कि कवक की जो बॉडी होती है ना उसे क्या कहते हैं? थैलस। थैलस बेसिकली उसे कहते हैं जो भी जीव है जिसके पादप का ऐसा शरीर जिसको जड़, तना, पत्ती में आप विभेदित नहीं कर सकते, उसे आप क्या कहेंगे? थैलस। सुकाय, थैलस अंग्रेजी में कहते हैं, सुकाय मतलब होता है हिंदी में, यानी धागे जैसी संरचना। अब आप बताओ कवक में क्या बोलोगे कि कहाँ उसकी जड़ है, कहाँ उसकी पत्ती है, कहाँ तना है? उसका कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो जिसकी एक सीधी सी संरचना है ना। अब जैसे एक चौक है, अब इसकी संरचना में क्या, कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, कुछ पता चल रहा है नहीं, तो उसी को क्या बोल देंगे? थैलस। ठीक है, प्लांट बॉडी। अब इस थैलस की बात करें तो ये कैसा होता है? है, यानी कि ये पूरा शरीर ऐसे है। ठीक है जी, इसके अंदर यहाँ पे केंद्रक है। अगर केंद्रक है और केंद्रकों के बीच में पट है ऐसे, तो उसे बोलेंगे पट युक्त। ठीक है, अगर ये पट नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं? पटहीन अवस्था। और पटहीन अवस्था ज्यादातर किसमें देखने को मिलेगी? फाइकोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज के अंदर। ठीक है ना, तो ओमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज क्या है? जैसे बैसिडियोमाइसिटीज है, इस तरीके से वर्ग है। ठीक है, फंगस के अलग अलग। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं कि इस अस्थिलागों में पट युक्त अवस्था होती है, बहुत सारे तंतु होंगे और तंतु क्या होंगे? शाखित होंगे, और पट में क्या होगा? बीच में सरल छिद्र होंगे। ऐसे ये दूसरे से जुड़ा हुआ होगा ऐसे आगे जाकर के, यानी कि इसको बनाए हम अगर प्रॉपरली तो आया समझ में? ये शाखा बन गई और इसमें भी बीच में क्या होगा? सरल, ये तो केंद्रक हो गया और इसमें क्या होंगे? सरल प्रकार के पट होते हैं। ठीक है, और सरल पट होने की वजह से क्या होगा? एक केंद्रक निकल के दूसरी में, इस कोशिका का कोई भी जो मटेरियल है वो दूसरी में जा सकता है। आई बात समझ? अगर दूसरे भी प्रकार के पट आपको पढ़ाए, ऐसे डॉलीपोर पट वगैरह होते हैं ना, ऐसे ये स्थिति होती है। फिर इसमें बीच में ऐसे यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ से होके जाएगा जो भी कुछ जाएगा। ठीक है ना, टॉरस वगैरह होते हैं, तो वो इसमें तो सिंपल टाइप के हैं, बस होल है तो है। ठीक है, परिवेशित गर्त वगैरह कुछ नहीं होती है इसमें, साधारण प्रकार के पट पाए जाते हैं। और कवक जाल जो कैसे होंगे? अस्थिलागों के जीवन चक्र में दो तरीके के कवक जाल बनेंगे। एक प्रारंभिक अवस्था में बनेगा, जब उसमें जो बैसिडियो बीजाणु बनेंगे उनका अंकुरण होगा, उससे बनेंगे, उन्हें बोलेंगे क्या? प्राथमिक। फिर जब वो मैच्योर हो जाएंगे, बड़े, तो उन्हें क्या बोलेंगे? द्वितीयक। ठीक है, दो तरीके का कवक जाल हो गया। एक बात और, जैसे मान लो इसने यहाँ से कवक जाल ये संरचना बनाई, यहाँ बेसिडियोमाइसिट, अभी आधे समझ लो कि बेसिडियोमाइसिटी से बेसिडियोस्पोर बने हुए हैं। ठीक है,
ये फूटेंगे और फूट करके नया जाल बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से अलग अलग निकले, तो इनमें से कवक जाल कुछ तो बनते हैं पॉजिटिव, कुछ बनते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, इसमें नर और मादा तो कुछ पता होता है नहीं है। जो देता है अपने केंद्रक को दूसरे को, वो धनवान ही तो देगा और गरीब क्या करेगा, लेगा। तो इसको तो नर मान लेते हैं, ये दाता होता है केंद्रक का, और ये क्या है, केंद्रक ग्राही। यानी कि यहाँ पे धनवान और ग्राही से मतलब नहीं है, यहाँ पे बस एक समझाने का तरीका है कि जो केंद्रक दे रहा है वो दाता और जो ग्रहण कर रहा है वो ग्राही। दाता को नर माना जाता है और ग्राही को मादा माना जाता है। फिर दो केंद्रक आपस में इकट्ठे हो गए ना इसमें, अब ये क्या करेगा, अब ये फिर अर्धसूत्री विभाजन करेगा, ठीक है। तो अब ये भी अगर अलग हो गया दो वाला, फिर ये नया माइसीलियम बना देगा। तो उस तरीके से जो माइसीलियम मतलब कवक जाल बनाएगा, है ना, नए नए। तो इसलिए इसमें दो तरीके के कवक जाल बनेंगे, कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। जब अलैंगिक जनन होना है, यानी कि किसी का केंद्रक ना किसी ने दिया ना लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कब माना जाएगा, जब उसमें मियोसिस नहीं हो रही। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, पूरे जीवन काल में कभी भी कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। हर कोशिका में अगुणित केंद्रक होता है, यानी कि एक ही होता है प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। तो उसे एक केंद्रक ही कहते हैं, या या उसे क्या बोलेंगे, हैप्लोमाइसीलियम, ठीक है। और हैप्लोमाइसीलियम कब, फिर उसके बाद क्या होगा, कवक जाल शाखित और पटयुक्त जब हो जाएगा, और फिर एक ही क्या है वो दो में बदल जाएगा। इसने यहाँ से संरचना बनाई, ये अलग अलग निकल गए, इन्होंने जो बनाया कवक जाल पटयुक्त है, एक केंद्रक की है। तो अभी इसकी स्थिति क्या होगी, प्राथमिक। अगर इसने यहाँ से ये केंद्रक इसमें चला गया, एक से इसी से दो में हो गए ना, एक ही अपने आप एक पट गायब हो गया, तो दो बन गए। अब ये संरचना जो नया कवक जाल बनाएगी वो कैसा होगा, द्वितीयक प्रकार का होगा कि नहीं होगा, इसमें तो सब दो दो है ना, ठीक है। तो दो दो केंद्रक की स्थिति में फिर क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा, जब अलैंगिक जनन करता है तो उसे हम क्या कहते थे, क्लेमाइडो बीजाणु, ठीक है। लैंगिक जनन के द्वारा बन रहा है तो फिर उसे क्या बोलते हैं, बेसिडियो बीजाणु, ठीक है। बेसिडियो क्यों, वो जो बीजाणु बनेंगे वो एक कप जैसी संरचना में बनेंगे और उसी को क्या बोलेंगे, बेसिडिया। बेसिडिया होता है उसका बहुवचन, बेसिडियम होता है एक वचन, ठीक है। उसके अंदर बने इसलिए इसे बेसिडियोस्पोर कहते हैं। दो केंद्रक बनने मतलब एक केंद्रक से दो केंद्रक हो गए ना इकट्ठे, तो ये तो हमने आपको बहुत साधारण तरीके से बता दिया। हालांकि इसमें दो तरीके से बनता है। पहला, प्राथमिक कवक तंतु आपस में संलग्न हो जाएंगे तब बनेंगे, या फिर बेसिडियो बीजाणु बनेंगे और फिर वो आपस में मतलब इसने एक पूरा इसका जीवन चक्र का आरेख खींचते हैं, तब समझ आएगा अच्छे से। यानी सबसे पहले बात करें कि इसका थैलस जो है वो क्या करेगा, या तो जनन नलिका से संयुक्त होगा या खुद ही अलग से संयुक्त होगा, या फिर उसमें क्लैम्प कनेक्शन बन जाता है कई बार, ठीक है। तो वहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात करें कि ये होता कैसा है। अभी कवक जाल जो यहाँ बनाया था वो तो बड़ी कंडीशन में बनाया था, मतलब हॉरिजॉन्टल बनाया था, ये क्या है, वर्टिकल बन गया है ना सीधा। अब इसमें क्या होगा, ये स्थिति है इसकी, ठीक है। अब इस कवक जाल में हुआ क्या कि इसने आगे क्या किया, दो दो केंद्रक वाली अवस्था है अभी, ठीक। दो केंद्रक के बाद क्या होगा इसमें,
यानी कि इसके एक एक केंद्रक के बजाय अगर यहाँ दो, यानी इसमें क्या किया इसने, ये ऐसे, ये एक कोशिका के अंदर कितने हैं, दो केंद्रक हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विकेंद्रकीय अवस्था। द्विकेंद्रकीय वो बोलेंगे डाइकैरियोन। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या था, कवक जाल, या इसको बोल देंगे हम सिंपल हाइफी कवक जाल। ठीक है। डाइकैरियोन अवस्था एक और होती है, सिनोसाइटिक अवस्था। सिनोसाइटिक अवस्था का मतलब है पूरे कवक जाल में कहीं पट ही नहीं है। जब पट नहीं है तो सारे के सारे केंद्रक एक ही लय में समझे जाएंगे कि नहीं, तो उस स्थिति को, यानी कि जहां पर सारे कवक हैं, तो उसे बोल देंगे सिनोसाइटिक, संकोशीय अवस्था। लेकिन जब एक ही कोशिका में, हर कोशिका में दो हैं, तो फिर वो डाइकैरियोन बोली जाती है। कैरियोन शब्द का मतलब ही क्या होता है, केंद्रक। उसी के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है, क्योंकि प्रो मतलब पुरानी कैरियोन, पुराना केंद्रक, यूकैरियोटिक मतलब नया केंद्रक। ठीक। अब उसके बाद क्या होगा इसमें, ये दो दो वाली जो संरचना है ना, ये नए इस तरीके से स्पोर बनाएगी, यानी कि इसके चारों तरफ भित्ति हो जाएगी। दो केंद्रक तो है ही है, और कोशिका के चारों तरफ क्या हो जाएगी, मोटी सी भित्ति हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब बराबर ही साइज के होते हैं लगभग, तो इसे बोलते हैं टेल्यूटोस्पोर या टेल्यूटोबीजम। ठीक है। अब ये टेल्यूटोस्पोर जो बने, उसके बाद क्या होगा इसमें, ये दिखने में कैसे लगेंगे, जब आप उसमें देखोगे बाली में, तो वो पूरी काली काली ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है। बिल्कुल ये व्हाइट कर दिए, क्योंकि चौक व्हाइट है ना, होती कैसी है, बिल्कुल डार्क हो जाएगी एकदम, ये हो जाएगी ब्लैक, क्योंकि टेल्यूटोस्पोर बन गए, उनकी भित्ति है। अब क्या होगा, एक एक के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक एक जो केंद्रक है उसमें कैरियोगैमी की कंडीशन हो जाती है। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, केंद्रकों का युग्मन, यानी कि दो में से क्या होगा, ये दोनों केंद्रक जो हैं वो जुड़ जाएंगे, तो इसे बोलेंगे केंद्रक युग्मन। ठीक है। हर एक में ऐसा होगा, हम केवल एक ही को डिफाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है। जब इसके केंद्र एक हो गए, उसके बाद ये क्या करेगा, ये टेल्यूटोस्पोर वीट के ऊपर उसका जो पुष्पक्रम है उस पे जाकर के अपनी एक विशेष संरचना बनाएगा, यानी कि उसमें जाके फट जाएगा ऐसे। ये इसके ऊपर कवर बन जाएगा ये। ठीक है। यानी अंडाशय के अंदर इसने क्या किया, जाकर के बीज बना दिए अपने। ठीक है ना। वो जो बीज बने उन्हें क्या बोलेंगे, क्योंकि टेल्यूटोस्पोर थे, जब तक इसके ऊपर भित्ति है, फिर केंद्रक युग्मन हो गया, दोनों केंद्रक जुड़ गए, तो इसे इंग्लिश में कह देते हैं कैरियोगैमी। और अब ये कहां पर आ गया है, गेहूं के पुष्पक्रम में आ गया। ठीक, क्योंकि अभी हम गेहूं का पढ़ रहे हैं, जौ का पढ़ते तो जौ के अंदर हो जाता। समझ आई बात। कुल मिला के जाएगा कहाँ, ये अंडाशय में, और अंडाशय में जाने के बाद अब इसमें क्या होगा, वहां पर फैलने के बाद जो टेल्यूटोस्पोर है बहुत सारे, वो यहाँ पे इस अवस्था में पहुंच जाएंगे। टेल्यूटोस्पोर का गेहूं के पुष्पक्रम में संक्रमण हो गया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, हर एक टेल्यूटोस्पोर, क्योंकि ये क्या है, द्विकेंद्रित अवस्था है ना, तो इसे क्या बोलेंगे 2n, और यहाँ पर ये सब तो n है, ये दो है, ये n अलग है, ये n अलग है, दोनों जुड़ गए तब ये 2n अवस्था आई। समझ आ रही है बात, अगुणित और द्विगुणित में अंतर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन करेगा। अर्धसूत्रीय विभाजन करेगा तो एक कोशिका से कितनी बनती है, 4 नई कोशिकाएं बनेंगी, और 4 नई कोशिकाएं बनने के बाद अब इसमें ऐसे बीज बन जाएंगे नए। ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे आगे, ये ऐसे हर एक टेल्यूटोस्पोर की स्थिति ऐसे हो जाएगी
एक तो था ये, है ना, इसने फिर 1 2 3 4 इस तरीके से 4 बन गए सब में, ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ। ठीक है, अभी इस तरीके से क्या हुआ, एक टेलिटोस्पोर जर्मिनेट हो गया, मियोसिस करने के बाद वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, अब अंकुरित हो गया, ये इसका अंकुरण हो गया, और अंकुरण होने के बाद अब ये ऐसे फैलेगा। ठीक है, ये हमने हालांकि ऑक्टोपस जैसा बन गया है ना, इस तरीके से नया माइसीलियम बनाएगा। और हर माइसीलियम के अंदर फिर क्या होगा, ये संरचना बनेगी। ठीक है, ऑक्टोपस नहीं लगना चाहिए एकदम। तो अब ये जो थ्रेड है, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये तो नई जगह पर जाकर के अटैक करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसका संक्रमण तंतु, संक्रामक तंतु, क्योंकि ये संक्रमण फैलाएगा, ये इसको बोलेंगे हम संक्रामक तंतु। और उसके बाद यहाँ ऐसे इसमें संरचना बनेगी। ठीक है, और फिर इस एरिया में क्या हो जाएगा, दोबारा से डाइकैरियोन स्थिति आ जाएगी, यानी कि ये पट गल गल करके फिर से क्या होगा, एक कोशिका के अंदर 2। ठीक है ना, क्योंकि पट तो बाद में बनेंगे। ठीक, तो हर कोशिका के अंदर यहाँ हो जाएगा डाइकैरियोनाइजेशन, या द्विकेंद्रकी भवन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, द्विकेंद्रकी भवन। ठीक है, और फिर इस तरीके से बनेगा हर कोशिका के अंदर 2। ये फिर से नया कवक बनाने के लिए तैयार हो गया। आगे बात समझ, ये पूरा इसका लाइफ साइकिल हो गया असली लागू का। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, बाकी की कहानी